नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे समुद्री जलधाराएं। समुद्री जलधाराओं का अर्थ व परिभाषा, अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं, प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर के समुद्री जलधाराओं वितरण प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले एग्जामों में आए प्रश्न, और इसके अतिरिक्त मुख्य या इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कहें, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जिस सीक्वेंस से क्रम से लिखा है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो समुद्री जलधाराओं का अर्थ व परिभाषा, इसके ऊपर आते हैं। समुद्री जलधाराओं का अर्थ व परिभाषा। तो देखिएगा, अर्थ व परिभाषा पर यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थ व परिभाषा, समुद्री जलधाराओं का अर्थ व परिभाषा। समुद्री जलधाराओं का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। एक परिभाषा लिख रहा हूं, साथ साथ नोट करते जाइएगा, महत्वपूर्ण है। तो इंपॉर्टेंट परिभाषा यहां पर, इंपॉर्टेंट बातें यहां पर नोट करिएगा, ठीक है। समुद्री जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं वे विशाल जल राशियां हैं जो एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है। समुद्री जलधाराएं विशाल जलराशि है जो निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। संडे को हमेशा टेस्ट देना है। बढ़िया मार्क्स आए आप लोगों के, अच्छे हैं। उन्हीं पर हम लोग आगे उसी के अनुसार बढ़िया से चर्चा करेंगे। जो गलत प्रश्न हुए उनको वापस चेक करिएगा, क्यों गलत हुए, आंसर सही करिएगा। और आगे हम लगातार ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे चित्रों के साथ में। तो बस ऐसे ही हमारा टॉपिक है समुद्री जलधाराएं। परिभाषा लिखवा रहा हूँ, अच्छे से एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी। समुद्री जलधाराएं विशाल जलराशि है जो निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है, समुद्री जलधाराएं कहलाती है। समुद्री जलधाराएं कहलाती है। समुद्री जलधाराएं उष्णकटिबंधीय एवं विषुवतीय क्षेत्र से, एक बार लिख डालिए, समझ में आ जाएगा सारी बातें। यहां पर नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, सारी बातें एक बार नोट कर लीजिए। समुद्री जलधाराएं उष्णकटिबंधीय एवं विषुवतीय क्षेत्र से, विषुवतीय क्षेत्र से गर्म जल को
ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाती है। उष्णकटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र से गर्म जल को ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाती है। तथा ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे जल को उष्णकटिबंधीय एवं, कमेंट सबके नजर आ रहे हैं, मुझे देख रहा हूं मैं, कमेंट बढ़िया नजर आ रहे हैं मुझे सबके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे जल को उष्णकटिबंधीय एवं विषुवतीय क्षेत्र की ओर लाने का कार्य करती है। विषुवतीय क्षेत्र की और लाने का कार्य करती है। लाने का कार्य करती है। इस प्रकार समुद्री जलधाराएं, अक्षांशीय उष्णा संतुलन, समुद्री जलधाराएं अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के रूप में तीसरा जी, एक बार आप अपना प्रश्न एक बार पुनः पूछेगा, थोड़ा मिस हो गया मैं, कौन सा था आपका नाम, मैं थोड़ा एग्जैक्ट भूल रहा हूं। आप जो प्रश्न पूछा था एक बार जरा वापस से उसका नाम लिख दीजिए, मैं याद रखूंगा आज उसको, ठीक है। एक बार जरा आप नाम पुनः लिख दीजिएगा, ठीक है। अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के रूप में कार्य करती है। अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के रूप में कार्य करती है। तो ये इसकी परिभाषा लिख डालेगा, हम समझेंगे क्या है ये, इस परिभाषा को समझेंगे अच्छे से। पहले एक बार ये नोट कर लीजिए, समुद्री जलधाराओं का अर्थ एवं परिभाषा, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के रूप में कार्य करती है। लास्ट लाइन ये लिखी मैंने आपके सामने, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करिए। फिर आते हैं हम सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं। अब तो समझ में आ रहा है ज्योग्राफी, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, अब तो आ रहा है बढ़िया समझ में, बताइए। अब समझ में आने लगेगा ज्योग्राफी बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िएगा, ऐसे ही टॉपिकों पर चर्चा करते चले जाएंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर आगे बिंदुओं पर आते हैं। समुद्री जलधाराएं अटलांटिक प्रशांत महासागर में कैसे चलती है, गर्म कौन सी होती है, ठंडी। देखिएगा मैं कहीं कहीं पर गलत लिख डालूंगा, आप मुझे सही करवाएंगे, देखिए आप इतना बढ़िया समझ जाएंगे, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो हो गया। डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो अभी समझाऊंगा तब आ जाएगी, धैर्य रखिएगा। बस इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन में आपको समझा दूंगा अच्छे से। एक बार पहले नोट कर डालो इसको। कोई बात नहीं, रैंक नहीं आ रही, रैंक नहीं दर्शा रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपने तो सवाल करिए अच्छे, 25 में से 25 करिए, अपने आप ही पहला ही है अपने आप, और क्या। ऐसा ही कोशिश करिए, 25 में से 25 लाइए, अपने आप पहली रैंक बन जाएगी अपनी।
24 आए तो दूसरी समझ लो, और क्या 23 आए तो तीसरी। बस हमें रैंक में ज़्यादा उलझना नहीं है, हमें तो हमारा काम करना है, काम में लगे रहना है। और 22 मार्क्स आए तो समझ लीजिए चौथी रैंक आ गई, बस ऐसा समझ लीजिए आप। 25 आए तो पहली रैंक है आपकी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं समुद्री जलधाराओं के बारे में। देखिए हमने यहाँ पर कहा था मैं इस परिभाषा को बाद में समझाऊंगा, इस टॉपिक को समझाने के बाद में। देखिए जैसे मैंने अश्वक्षांश समझाया था, याद करिए, बाद में पवने वगैरह सब समझा दी थी, उसके बाद अश्वक्षांश समझ में आ गया था। गरजता 40 प्रचंड 50 सीखता 60 क्या है, तो ये सब बातें समझ में आ जाएगी। आप यहाँ पर समझिएगा अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं जब हम समझेंगे, उत्तरी अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक की, तब ये अर्थ समझ में आएगा। तो मैं तब इस अर्थ को लूंगा आपके सामने, अभी नहीं, अभी नोट किया है। अभी मैं केवल समुद्री जलधाराओं के बारे में बताऊंगा, फिर इसकी परिभाषा आऊंगा। इस बार उल्टी अप्रोच से चलूंगा, लेकिन समझ में सीधी अप्रोच से आएगा, समझ में सीधी अप्रोच से आएगा, लेकिन चलेंगे यहाँ पर उल्टी अप्रोच से, तब ये सीधी बातें समझ में आ जाएगी, समुद्री जलधाराओं का अर्थ व परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं समुद्री जलधाराएं कैसे चलती है, क्या होते हैं कारण। कुछ बेसिक बातें मेरी सुनिएगा, 2-3 बातें बताऊंगा, जरा सुनना अच्छे से। यहाँ पर आता हूँ विश्व नक्शे में, मैप में कुछ बातें बताऊंगा, जरा अच्छे से आप समझिएगा। कोई बात नहीं, अभी तक जो लेट जुड़े कोई दिक्कत नहीं, अब जुड़ना जरूरी है। अब सारी बातें समझ में, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा है, रेखा का नाम कहलाता है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। जीरो डिग्री या भूमध्य रेखा। देखिए मेरा काम आराम से होगा, टाइम लगेगा, लेकिन बढ़िया समझ में आएगा, ये बात पक्का है। ठीक है, अगला समझिएगा, यहां कुछ बातें बता रहा हूं, जरा अच्छे समझना। 0 डिग्री का क्षेत्र, 0 डिग्री के क्षेत्र में सूर्य का तापमान क्या गिरता है? अधिक। 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान अधिक गिरेगा तो यहाँ का जल क्या होगा? गर्म। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ बात लिख रहा हूँ, तापमान अधिक और जल गर्म। तापमान अधिक व जल गर्म, यही होगा। देखें 0 डिग्री के निकटवर्ती क्षेत्रों में सूर्य का तापमान है वो सीधा गिरेगा, और सूर्य का तापमान वर्ष के अधिकांश समय सीधा गिरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गर्म होगा ये क्षेत्र। तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा तो होगा, गर्म क्षेत्र ये। इसका मतलब यहाँ चलने वाली प्रत्येक जलधारा, कोई भी चलेगी, आगे भी हम समझेंगे, भूमध्य रेखा के निकट चलने वाली जलधारा हमेशा क्या होगी? गर्म होगी। ये बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए, विषुवत रेखा के निकट से जाने वाली जलधारा हमेशा कैसी होगी? गर्म होगी। इसका मतलब यहाँ से कोई जलधारा जा रही है आगे, तो ये जलधारा कैसी होगी? गर्म, क्योंकि 0 डिग्री पर तापमान अधिक होगा और जल क्या होगा? हमेशा गर्म होगा। तो पहली बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के निकट तापमान ज़्यादा गिरेगा, और क्योंकि सूर्य का तापमान अधिकांश समय सीधा गिरता है, सीधा गिरेगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो जल भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा के निकट या 0 डिग्री या इक्वेटर के निकट से जाने वाला जल हमेशा क्या होगा? गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का तापमान ज़्यादा है। पहली बात समझ में आई होगी। सेकेंड बात समझिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य का तापमान क्या गिरेगा? तिरछा। यहाँ तापमान की प्राप्ति अत्यधिक कम होती है, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ जमा होता है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत ही सही, जो तापमान गिर रहा है तिरछा, तिरछा जब तापमान गिरेगा तो ध्रुवीय क्षेत्र की बर्फ पिघलेगी या नहीं? बर्फ पिघलेगी। ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान गिरेगा, थोड़ा बहुत कम ही सही, बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगा तो जल कैसा होगा? ठंडा जल होगा। यहाँ से आने वाला जल हमेशा कैसा होगा? ठंडा जल होगा। इधर से बर्फ पिघलकर जो भी जल आएगा वो जल कैसा होगा? हमेशा ठंडा। तो तापमान कम, यहां पर बात लिख रहा हूं, देखिए तापमान कम व बर्फ पिघलकर, बर्फ पिघलकर जल ठंडा होगा। बर्फ पिघलेगा और जल कैसा होगा? ठंडा। इसका मतलब दो बातें समझ में आई होगी, विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर से जाने वाला जल हमेशा गर्म, और ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाला जल हमेशा क्या होगा? ठंडा होगा। ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाला जल ठंडा, और विषुवत रेखा की ओर से जाने वाला जल हमेशा क्या होगा? गर्म होगा।
ये बात याद रखेगा, अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ये बात समझ ली तो समुद्री जलधाराएं समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो पहला निष्कर्ष बताया, 0 डिग्री पर तापमान ज़्यादा जल होगा गर्म होगा, जाने वाला जल होगा हमेशा गर्म। अब ये जाएगा क्यों, उसकी बातें अभी हम चर्चा करेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान कम गिरेगा, बर्फ पिघलेगा तो जल कैसा होगा, ठंडा। इसका मतलब ध्रुवों से आने वाला जल हमेशा ठंडा और विषुवत रेखा से जाने वाला जल हमेशा गर्म होगा। एक बात निकल कर आई, एक तथ्य हमने समझ लिया। दूसरी बात समझते हैं, अलग अलग टुकड़ों में दो एक बातें समझाऊंगा, फिर समुद्री जलधाराएं आऊंगा, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो पहला बिंदु समझ लिया, सरल सा बिंदु था, ज़्यादा कोई कठिन नहीं इसमें। सेकंड बिंदु समझिएगा, हमने पवने पढ़ी थी, याद करिए। मैंने कहा था पवने समझे बिना समुद्री जलधाराएं नहीं समझ सकते। तो जो नए जोड़े हैं वो अच्छे समझिएगा, केवल रटना पड़ेगा दिशा, और जो पुराने टॉपिक पढ़ लिया था उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं देखे। तो यहाँ पर 0 डिग्री से 23.5 के बीच में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी पवने चलती है, व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने चलेगी, यहाँ पर पवने चलती है, नाम देते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से। ये पवने कहलाती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, क्योंकि उत्तर पूर्व से शुरुआत है, ऐसे शुरुआत हो रही है यहाँ उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर, तो नाम पड़ गया उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पवने चलेगी वो पवने कहलाते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पर समुद्र होता, यहाँ पर समुद्र है, कल्पना कीजिए यहाँ पर जल भर रखा है और इधर से हवाएं चल रही है बड़ी तेजी से ऊपर से। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, मान लीजिए इतना जल भरा हो और इधर से हवाएं चल रही है बड़ी तेजी से। हवाएं जब चलेगी तो सतह से घर्षण करते हुए चलेगी। हवाएं जब चलेगी सतह पर क्या होगा, घर्षण, और घर्षण जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पर घर्षण होगा, जल है यहाँ इतनी ऊंचाई तक जल भर रखा है, इधर से चलेगी हवाएं, घर्षण होगा यहाँ, तो अब जल भी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। जल भी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। पवनों के घर्षण के साथ में जल भी क्या होगा, आगे की ओर गति करेगा। ये तालाब वगैरह में और कई बार देखा होगा, बड़ी तेजी से हवाएं चलती है तो तालाब का जल भी क्या होता है, हिलने लगता है, थोड़ा आगे बढ़ता है। यहाँ तो समुद्री भाग है, अगर समुद्र का जल हो या जलीय भाग हो, ऊपर से बड़ी तेजी से हवाएं चलने लगे तो जल भी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो जल इधर की ओर आगे बढ़ेगा, पवनों के साथ साथ यहाँ पर जल में भी क्या होगी, गति उत्पन्न होगी। ये गति उत्पन्न करने का काम कौन करेगा, व्यापारिक पवने करेगी। व्यापारिक पवने करेगी, यहाँ पर समुद्री जल में गति उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो बस यही चीज़ देखेगा। और ये पछवा पवने भी क्या करेगी, गति करेगी। जल यहाँ पर है तो इसको इधर की ओर मोड़ने का काम करेगी, तो जल के द्वारा क्या होगा, गति उत्पन्न होती है। ये पवने गति उत्पन्न करने का कार्य करेगी, समुद्री जल को आगे बढ़ाने में काम करेगी। तो देखिए 23.5 से 0 डिग्री के मध्य में हवाएं चलती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, 23.5 से 0 डिग्री मध्य चलती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने चलती है। जैसे देखिएगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं जरा इस बात को और अच्छे समझाऊंगा, समझिएगा। जीरो डिग्री का क्षेत्र, और 0 डिग्री के क्षेत्र में यहाँ से पवने चलती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। याद करिए, यहाँ पवने चलती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। अभी जो चित्र में दर्शाई थी देखिए, 0 डिग्री का क्षेत्र है, 0 डिग्री के उत्तर दिशा में कौन सी पवने चलती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। नहीं देखा हो तो एक बार पुनः देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री के बिल्कुल उत्तर दिशा में पवने चलती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने चलती है। पवने जब चलेगी यहाँ पर बड़ी तेजी से तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा सुनिएगा। उत्तर पूर्वी जब व्यापारिक पवने चलेगी तो समुद्री जल भी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, इस तरफ इधर बढ़ने की दिशा होगी। तो यहाँ पर बड़ी तेजी से जल क्या होगा, आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर इन पवनों के द्वारा क्या होगा, पवनों के द्वारा जल में भी क्या होगी, गति उत्पन्न होगी। जल ऐसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि पवने इधर चल रही है तो जल भी क्या होगा, इधर की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो जल आगे बढ़ेगा वो कैसा होगा, गर्म होगा या ठंडा, गर्म जल होगा। तो ये जल होगा वो गर्म जल होगा। तो बस इसी का नाम पड़ जाएगा उत्तरी विषुवतीय जलधारा। बस इसी को अब मैं टॉपिक को आ रहा हूँ। अब मेरा मेन टॉपिक प्रारंभ होगा, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। मैं बड़े से दर्शाऊंगा अभी इस मैप को, चिंता मत करिए। अटलांटिक महासागर का रियल और बड़ा मैप दर्शा रहा हूँ। यहाँ पर है, हमने पहला बिंदु आते हैं,
परिभाषा थोड़ा रुक के समझाऊंगा, ये समझाने के बाद परिभाषा बढ़िया से समझ में आएगी। आपने लिख तो लिया होगा, लेकिन ये समझने के बाद में परिभाषा आऊँगा पुनः मैं यहाँ पर आपके सामने, तब परिभाषा बढ़िया होगी। तो अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ये चार्ट देख लीजिएगा अच्छे से। अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो अब जरा समझिएगा यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ये मैं आपके सामने मैप ले आया हूँ अटलांटिक महासागर का। अगर नज़र नहीं आया है तो देखिए मैप में, ये कहलाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर कहलाता है। इसके एक तरफ है देखिए इधर अफ्रीका, सेम इसी नक्शे को बड़ा करूंगा, ये कहलाता है दक्षिणी अमेरिका। देखिए मैं एक एक बिंदु क्लियर करके आपके सामने चलूंगा, समय लूंगा लेकिन बढ़िया समझाऊंगा। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ये कहलाता है उत्तरी अमेरिका, और ये कहलाता है यूरोप, और ये कहलाता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। मध्य में महासागर है, नाम कहलाता है अटलांटिक महासागर। ये कहलाता है अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये जलधाराएं चलेगी महासागर में, और महासागर में देखिएगा यह अटलांटिक महासागर कहलाएगा। एस आकार का महासागर है, बिल्कुल सही कहा, एस आकार का महासागर है। तो देखिए इसका आकार देखिए कैसा है, आकार है इसका एस आकार का महासागर है, अटलांटिक महासागर के नाम से अटलांटिक महासागर कहलाता है। तो अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य में, ये कहलाएगा 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक, ये कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अलग अलग जलधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। प्रश्न भी कैसे आएंगे, सब कुछ चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैटर देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इस चित्र को मैं अब आपके सामने थोड़ा बड़ा लेकर आ रहा हूं, अटलांटिक महासागर का ये चित्र है, देखिएगा ये अटलांटिक महासागर का चित्र है। बड़ा चित्र मैं आपके सामने ले आया हूं। तो यहां पर देखिएगा, मैं इतना जो हिस्सा दर्शा रहा हूं, अब जरा उसको अच्छे से देखना आप लोग। ये पूरा अटलांटिक, और अटलांटिक में भी यहां पर यदि मैं रेखा खींचूं तो इतना ये भाग कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री के उत्तर का कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर के नाम से। अब मैं केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर को थोड़ा सा और बड़े से आपके सामने कर रहा हूं। बात समझ में आई या नहीं? सर मेरे पास कॉल नहीं आया, कॉल आ जाएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। रोजाना फोन जा रहे हैं लोगों के पास में, बात हो रही है, आपका भी नंबर आ जाएगा। इसमें कच्चा चिट्टा नहीं बना पाऊंगा, इसमें तो पक्का चिट्टा ही देखना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो समझिएगा यहाँ पर 0 डिग्री और 0 डिग्री के उत्तर दिशा में उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका अब चित्र आपके सामने बड़ा मैं आपके सामने बनाऊंगा, बड़ा कर दूंगा मैं इस चित्र को, तो अच्छे से जरा समझिएगा समुद्री जलधाराओं के बारे में। यहां समझना, इस उत्तरी अटलांटिक महासागर को थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने दर्शाया है। यहां पर एक रेखा है, रेखा का नाम कहलाता है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। जीरो डिग्री या भूमध्य रेखा, ठीक है? तो ये 0 डिग्री और 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। अब यहां पर आते हैं, हम जलधाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, उससे पहले मैं कुछ बड़े बड़े द्वीपों के नाम आपके सामने रख देता हूं जो काम आएंगे। मैं कहूंगा ग्रीनलैंड द्वीप के निकट से समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, पूरी ग्रीनलैंड की जलधारा कहलाती है। कहां पर है ग्रीनलैंड, जरा सुन लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप बताऊंगा, उनके नाम आप अच्छे से देखेगा। यहां पर ये एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है क्यूबा द्वीप कहलाता है, द्वीप का नाम कहलाता है क्यूबा द्वीप। यहाँ एक खाड़ीनुमा भाग है, खाड़ी का नाम कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी। नाम लिख रहा हूं मैं, एक एक यहाँ पर नाम अच्छे से देखेगा। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, ये द्वीप का नाम लिख रहा हूं मैं आपके साथ, नाम लिख रहा हूं
क्यूबा द्वीप। अच्छे से देखिएगा लोकेशन। मन मर्जी आए जो इंडिया की किताब में जाकर आज पढ़ लीजिएगा। जिस स्टाइल से मैं बताऊंगा शायद वैसा कहीं पर भी नहीं होगा, इसलिए बढ़िया से समझना, अच्छे से समझना, प्रयास करना। मेरा मैं सर्वोत्तम प्रयास आज दूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। तो देखिएगा मैक्सिको की खाड़ी, क्यूबा द्वीप, और यहां पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के नाम से। न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के नाम से। कनाडा देश का द्वीप है, नाम कहलाता है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। हाँ, अटलांटिक महासागर और पनामा नहर भी जोड़ती है, वो आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर है पनामा नहर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ स्थान पर है। ये जो ब्लैक में दर्शाई कहलाती है पनामा नहर के नाम से जानी जाती है। अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत है, दोनों को जोड़ने वाली नहर नाम कहलाती है, इसको पनामा नहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी हमारा ये बिंदु इंपॉर्टेंट नहीं, केवल दर्शा दिए, सुनिएगा। यहां पर ये जो द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप। यहां पर एक द्वीप के रूप में द्वीप का नाम कहलाता है आइसलैंड द्वीप के नाम से। यह कहलाता है आइसलैंड द्वीप। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है यूके देश, जो अभी लोकेशन सारी काम आने वाली है। देखें, यहां पर एक देश का नाम है, देश का नाम कहलाता है फ्रांस देश, देश का नाम है फ्रांस। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है नॉर्वे। नॉर्वे देश। और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है ऐसे, इस देश का नाम कहलाता है ब्राजील। तो देखिए ये सारी लोकेशन बताई, और एक यहां पर द्वीप और इंपॉर्टेंट द्वीप का नाम कहलाता है कनारी द्वीप, ठीक है। ये सारी लोकेशन आपको मैंने दर्शाई, यहां पर जरा अच्छे से देखिएगा। कोशिश करूंगा मैं इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊं बढ़िया से। इन समुद्री जलधाराओं के पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चित्र चाहे तो बनाएं तो बढ़िया बात है, नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पीडीएफ इसके उपलब्ध कराऊंगा आपको, ठीक है। इसके पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यहां यूएसए देश का ये जो इतना सा भाग है, इस प्रांत है, यहां पर एक प्रांत का नाम है, नाम कहलाता है फ्लोरिडा प्रांत। फ्लोरिडा प्रांत। बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, जलधारा अच्छे सुनना। युकाटन जल संधि यहां पर है, लेकिन अभी हमारे काम की नहीं, जो काम के बिंदु है वही मैं चर्चा आपके सामने करूंगा। मैं क्यूबा द्वीप को जरा इधर की ओर लिख रहा हूं, दूसरी तरफ, समझिएगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, द्वीप का नाम है क्यूबा द्वीप। कुछ बातें समझ में आ गई होगी। ब्राजील देश यहां पर, इधर है क्यूबा द्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा प्रांत यूएसए का, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, इधर है ग्रीनलैंड द्वीप, और ये कहलाता है आइसलैंड, और ये देश का नाम कहलाता है यूके देश, यूनाइटेड किंगडम देश, यूके देश, और ये कहलाता है, आई लिख रहा हूं मतलब आइसलैंड। द्वीप का नाम कहलाता है आइसलैंड द्वीप, या आइसलैंड अपने आप में देश है। फ्लोरिडा जल संधि यहीं पर ही है, यहां पर फ्लोरिडा प्रांत है, यूएसए का नाम पड़ गया, फ्लोरिडा प्रांत यूएसए देश का प्रांत है। अब जरा समुद्री जलधाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने कहा था भूमध्य रेखा के निकट का जल जाने वाला कैसा होगा, गर्म, और आने वाला जल कैसा होगा, ठंडा होगा। यह हम पहले अभी पढ़ चुके थे थोड़ी देर पहले। अब यहीं पर मैं आपके सामने आगे चर्चा करूंगा समुद्री जलधाराओं के बारे में। अब जरा सुनिएगा, पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। आपका जो निवेदन आ रहा है बिल्कुल बढ़िया सुन लिया। समुद्री जलधाराओं का जो मैं बना रहा हूं उसका आपके सामने पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए एकदम, ठीक है। पक्का मेरी तरफ से आपको तीनों महासागरों की जलधाराओं का पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप चित्र अच्छे समझना, बस यही महत्वपूर्ण है।
ये 6 जलधाराओं के चक्र पड़ेंगे, अटलांटिक, प्रशांत और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यही है। पीडीएफ मिल जाएगा, धैर्य रखिए, धन्यवाद। तो यहां पर समझेगा, हमने पढ़ा था उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें यहां से क्या होती है, प्रवाहित होती है, पढ़ा था। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब प्रवाहित होगी तो समुद्री जल में गति उत्पन्न होगी, सभी जगह चलेगी, और सभी जगह गति उत्पन्न होगी तो जल धाराएं आगे बढ़ेगी। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा जैसे यहां से चलेगी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, यहीं से चलती है, ऐसे होकर दिशा इनकी यही। समुद्र के ऊपर से जाएगी तो समुद्री जल आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं रेड में जो भी जलधाराएं दर्शाऊंगा वो होगी गर्म, और ब्लैक में दर्शाऊंगा वो होगी ठंडी। तो रेड में जो होगा वो गर्म होगा। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा समुद्री जल में गति उत्पन्न होती है, ऐसे जल आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा इस जलधारा भूमध्य रेखा के बिल्कुल। तो पवनों के द्वारा समुद्री जल में गति उत्पन्न होगी और जल होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो जल आगे की ओर बढ़ेगा, नाम कहलाता है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, देखिए नाम क्यों पड़ा जरा समझेगा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर जल होता है वो आगे बढ़ता है, और जल आगे बढ़ेगा तो इस जलधारा का नाम कहलाता है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी गोलार्ध में नाम पड़ गया उत्तरी, विषुवत रेखा के निकट है, इक्वेटर के निकट, नाम कहलाएगा विषुवतीय। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इंग्लिश में कहें तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के निकट है और जल के रूप में, धारा के रूप में बह रहा है, नाम कहलाता है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। यह कैसी होगी जलधारा बताइए, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट तापमान क्या होगा, ज्यादा। तापमान ज्यादा होगा तो जल भी क्या होगा, गर्म। अतः उत्तरी विषुवतीय जलधारा एक गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते हुए जलधारा ब्राजील देश के तट से टकराएगी। कल्पना करिए महाद्वीप नहीं होता तो ये जलधारा तो सीधी चली जाती। अब यहाँ पर महाद्वीप का भाग है, तटीय किनारा है, इसको दिशा किधर बदल देगा, इस ओर। तो यहाँ से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में समुद्री जलधाराएं आगे बढ़ती है और आगे जाएगी। या मार्ग में द्वीप आ जाता है, क्यूबा द्वीप, तो कहलाता है। नोट करवा दूंगा, ये राइट मेरा है, कब करवाना है नोट ये मुझे सलाह मत देना, क्योंकि अच्छे जहाँ समझ में आ जाएगा वहाँ पर नोट करवाऊंगा, कब करवाना ये काम मेरा है, ठीक है। नोट करवा दूंगा, कृपया करके ये नहीं कहिएगा कि सर अभी नोट करा दो बाद में करवा दो, वो राइट मेरा है, और वो कब करवाना चाहिए अच्छे से मैं जानता हूँ। तो पहले एक बार समझ लीजिए, 10-15 मिनट समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है, भूमध्य रेखा के निकट बढ़ती है। तो विषुवत रेखा के निकट नाम विषुवतीय, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी, और ये नाम कहलाती है जलधारा। गर्म जलधारा होगी। रेड में वैसे भी मैं जो दर्शाऊंगा सारी क्या होगी, गर्म, और ब्लैक में दर्शाऊंगा वो ठंडी। ब्राजील देश के तट से टकराती है, टकराने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है, ये दिशा कहलाती है उत्तर पश्चिम दिशा। देख लीजिए यहाँ पर दिशा का ज्ञान, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये कहलाती है वेस्ट। तो ऐसे बढ़ रही है, देखिए आगे, तो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए क्यूबा द्वीप से टकराती है। क्यूबा द्वीप से टकराने के बाद दो भागों में बट जाएगी, एक हिस्सा इधर की ओर और दूसरा हिस्सा चलाया जाएगा इस मैक्सिको की खाड़ी का चक्कर काट के पुनः इधर की ओर आएगा। तो एक हिस्सा तो चला जाएगा मैक्सिको की खाड़ी का चक्कर काटकर, और दूसरा होगा इधर की ओर क्यूबा द्वीप के पूर्व दिशा की ओर। तो ये जलधारा का नाम कहलाता है, जो क्यूबा द्वीप के, यहां पर मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, देखिए जलधारा का नाम कहलाता है एंटीलीज की जलधारा। एंटीलीज की जलधारा। तो क्यूबा द्वीप से टकराने के बाद समुद्री जलधाराएं दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग होता है जो क्यूबा द्वीप के पूर्व में एंटीलीज की जलधारा, दूसरा भाग जो यहां पर चक्कर लगाकर आ रहा है मैक्सिको की खाड़ी का, इस जलधारा का नाम कहलाता है केयेनी की गर्म जलधारा। केयेनी की जलधारा। केयेनी की जलधारा। तो देखिए एंटीलीज की जलधारा, केयेनी की जलधारा। कच्चा चिट्टा नहीं बनाऊंगा मैं, आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, तो कच्चा चिट्टा इसमें बनाना संभव नहीं होगा, अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो देखिए एंटीलीज और केयेनी की जलधारा बढ़ जाती है क्यूबा द्वीप से टकराने के बाद में, और दो भागों में जब बढ़ जाएगी तो एक ये दोनों ही कैसी होगी, ये जलधारा यदि गर्म है तो ये भी क्या होगी, गर्म होगी। एंटीलीज व केयेनी की जलधाराएं गर्म जलधाराएं दोनों ही क्यूबा द्वीप से टकराती है। क्यूबा के पूर्व में एंटीलीज और पश्चिम में कहलाती है मैक्सिको की खाड़ी का चक्कर काटने वाली केयेनी की जलधारा।
दोनों आकर मिल जाती है फ्लोरिडा प्रांत के निकट, जब आकर मिलती है तब इस जलधारा का नाम कहलाता है फ्लोरिडा की जलधारा। ये जलधारा जब आगे बढ़ रही है इस जलधारा का नाम कहलाता है फ्लोरिडा की जलधारा। तो यहां पर नाम लिख रहा हूं फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा कहलाएगी। ये उत्तरी विश्ववतीय जलधारा गर्म है तो एंटीलेज और केनी की भी गर्म होगी। फ्लोरिडा जलधारा दोनों मिल जाएगी तब कहलाएगा ये भी गर्म होगी। यही जलधारा जब आगे की ओर बढ़ती है यहां पर, इसी जलधारा का नाम कहलाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगर उत्तरी विश्ववतीय जलधारा गर्म है तो एंटीलीज व केनी की भी गर्म होगी। एंटीलीज व केनी गर्म होगी तो फ्लोरिडा की जलधारा भी गर्म होगी, और फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा भी क्या होगी? गर्म जलधारा होगी। ये सारी गर्म जलधाराएं देखिएगा। अभी भी कई जने कमेंट कर रहे हैं, अभी कमेंट नहीं करें, अभी केवल सुनने का काम करिए। सर फोन कब आएगा? ये अभी कमेंट करने का समय नहीं है, अभी समझने का समय है, इसलिए प्लीज निवेदन है अभी समझिएगा केवल। तो ये जलधारा कहलाती है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो उत्तरी विश्ववतीय जलधारा गर्म, एंटीलीज और केनी की जलधारा गर्म, मिल जाती है नाम पड़ जाता फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी गर्म, और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे बढ़ती है, इसी का नाम कहलाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, नाम कहलाता है, ये भी एक गर्म होगी। एंटीलीज, एंटीलीज यहाँ पर द्वीप है उसके नाम के आधार पर रखा गया एंटीलीज की जलधारा। कोई ना कोई कारण से ही नाम रखे गए, केनी, एंटीलीज, फ्लोरिडा प्रांत, ये नामों के आधार पर रखे गए हैं। अब क्यों है हमारा ये मुद्दा नहीं है, क्यों रखा गया वो तो अब कोई इतिहास नहीं। मेरा नाम रमेश क्यों रखा गया इसका अब कोई कारण नहीं, रख दिया, बस घर वालों की इच्छा थी। सुरेश क्यों नहीं रखा, बस रख दिया, कोई कारण नहीं उसका। और कारण जानना हमारा इतना महत्वपूर्ण, एग्जाम में कारण नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा गर्म है या ठंडी है। अब यहाँ तक हमने आकर पढ़ा ये जलधाराओं के बारे में गर्म। अब यहाँ पर जरा दूसरी बात समझिएगा। अब यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान गिरता है बिल्कुल तिरछा, तिरछा गिरेगा तो ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ पिघलेगा, और बर्फ पिघलेगा तो जल आएगा, वो कैसा होगा? ठंडा। तो यहाँ से मैं काले रंग में जो जलधाराएं दर्शाऊंगा ठंडी, ध्रुवीय क्षेत्र में अर्थात बर्फ पिघलकर ठंडा जल इधर की ओर आएगा, और यहाँ से भी बर्फ पिघलकर ठंडा जल इधर की ओर आगे बढ़ेगा, और यहाँ आकर मिल जाएगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट तक आता है, और ये गल्फ स्ट्रीम भी जाती है न्यू फाउंडलैंड के निकट तक। तो देखिए इधर से ठंडा जल आएगा और इधर से भी ठंडा जल। ये ग्रीनलैंड की कौन सी दिशा में? पूर्व। तो इस जलधारा का नाम कहलाता है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड नाम देखिएगा अच्छे से। मैं यहीं पर नाम लिख दे रहा हूं, पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो पूरी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूरी ग्रीनलैंड की जलधारा, ग्रीनलैंड के पूर्व दिशा में नाम पड़ गया पूरी ग्रीनलैंड, और ये ग्रीनलैंड द्वीप के जो पश्चिम दिशा में है उस जलधारा का नाम कहलाता है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। पूरी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। तो ग्रीनलैंड द्वीप के पश्चिम दिशा में यहां पर एक सागर है, समुद्र का नाम है, समुद्र का नाम कहलाता है यहां पर लेब्राडोर सागर, नाम कहलाता है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर से होकर ठंडा जल आता है, नाम पड़ जाता है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। सर आप देखते कमेंट देखते नहीं हो, मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैंने कहा था कमेंट आराम से देखूंगा। अगर मैं यहां पर अभी कमेंट बताने लग गया तो जलधारा फिर मिस हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा था अभी आप कमेंट नहीं करें 10 मिनट, अभी अच्छे से समझिएगा। तो यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ पिघल कर आएगा, जलधारा कहलाएगी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा,
और ये ग्रीनलैंड की पूर्व दिशा से बर्फ पिघल कर जल आता है पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। ब्लैक में जो जलधारा दर्शाई दोनों ठंडी और ये होगी गर्म। अब यहाँ पर एक खास बात देखिएगा, इधर से दो ठंडी जलधारा और एक आ रही है गर्म जलधारा। गर्म और ठंडा जल आकर सभी मिल रहा है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट में। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट में आकर यहाँ पर गर्म व ठंडा जल सभी आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो गर्म और ठंडा जल जब मिलता है, देखिए एक बात बता रहा हूं, कई जने अभी भी कमेंट कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। सर रिमिंगर की जलधारा कहाँ है? अभी समझाई कहाँ, अभी तो बहुत सारी जलधाराएं बाकी है, धैर्य रखिएगा, सब आ जाएगी। इसलिए प्लीज निवेदन है, अभी आप अच्छे से समझिएगा, बाद में फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से समझने का कार्य करना है। जितना मैं बताऊं उतना एक बार सुन लीजिए, सारी जलधाराओं के नाम आ जाएगा, धैर्य रखिए बस। तो यहाँ पर पूरी ग्रीनलैंड की और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, देखिए तीनों आपस में आकर क्या हो रही है, मिल रही है, दो ठंडी और एक गर्म। आधी बाल्टी गर्म पानी और आधा बाल्टी ठंडा पानी, एकदम ठंडा और एकदम गर्म। जो ही ठंडे पानी में गर्म बाल्टी पानी उड़ेलते हैं तो एकदम क्या होता है, अर्थात भाप जैसी बनती है। गर्म में ठंडा डालते हैं तो भाप बनती है, भाप निकलेगी। वैसे यहाँ पर गर्म और ठंडा जल जब दोनों आपस में मिलेगा तो यहाँ पर भाप जैसी बनेगी, घने कोहरे का निर्माण हो जाएगा। भारी मात्रा में कोहरे का यहाँ पर निर्माण होता है, तो भारी मात्रा में कोहरा यहाँ पर बनेगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट में, घने कोहरे का निर्माण होगा। और जब कोहरे के ऊपर भाप जैसी बनेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पानी जो ही मिलता है, मिलने के बाद में क्या होगा, मिक्स जल हो जाएगा, गुनगुना जल हो जाएगा। गुनगुना जब जल हो जाएगा, मिक्स जल हो जाएगा, और वही मिक्स जल सर्दियों में गर्म और ठंडा जल मिक्स जल करता है, हमें स्नान करने में बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पर समुद्री जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव नाम कहलाता है प्लैंकटन। वो प्लैंकटन इस गुनगुने जल में बहुत सारे आकर्षित होते हैं, और यही प्लैंकटन समुद्री मछलियों के भोजन के रूप में कार्य करते हैं। तो भोजन के रूप में कार्य करते हैं, प्लैंकटन यहाँ पर आकर्षित होते हैं और मछलियों का भोजन होते हैं। इसलिए मछलियाँ भारी मात्रा में यहाँ पर आकर इकट्ठी होती है, गर्म और ठंडे जल जब मिक्स होता है गुनगुने जल में, और मछलियाँ जब आकर्षित होगी तो यहाँ पड़ोस में देश है कनाडा और यूएसए, ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। और मछली पकड़ने कार्य इस मछली पालन क्षेत्र का नाम कहलाता है ग्रैंड बैंक कहलाता है। तो ये मछली पालन क्षेत्र है, इसका नाम कहलाएगा ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये मछली पालन क्षेत्र कहलाएगा ग्रैंड बैंक। तो ग्रैंड बैंक मछली पालन क्षेत्र का विकास कहां पर होता है, अटलांटिक महासागर में। कौन से द्वीप के निकट, कौन से द्वीप के निकट, द्वीप का नाम कहलाएगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप। किसके कारण होता है, गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से। कौन कौन सी गर्म और ठंडी जलधारा मिल रही है, गर्म जलधारा मिल जाती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और पूरी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। ये तीनों जब जलधाराएं आकर यहाँ पर मिलेगी, नाम कहलाता है यहाँ पर ग्रैंड बैंक मछली पालन क्षेत्र का विकास होगा। इसका मतलब मछली पालन क्षेत्रों का, मछली पकड़ने के जो क्षेत्र होंगे, ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पर आएगी, ज़्यादा मछलियाँ आएगी जहाँ पर गर्म जल और ठंडा जल दोनों आपस में आकर मिलते हैं। ऐसे ही आगे डागर बैंक भी बनेगा, वो भी चर्चा करूंगा। यहाँ पर नाम कहलाता है ग्रैंड बैंक मछली पालन क्षेत्र। तो ग्रैंड बैंक मछली पालन क्षेत्र लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, पूरी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, तीनों जलधाराओं के आपस में मिलने से यहाँ पर एक मछली पालन क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी मछली पालन क्षेत्र को नाम दिया जाता है, नाम कहलाता है ग्रैंड बैंक मछली पालन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बिल्कुल बात समझ में आई या नहीं, ग्रैंड बैंक मछली पालन क्षेत्र कहलाता है। तो मछली पालन क्षेत्रों का निर्माण वहां पर होगा जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं दोनों आपस में क्या होती है, मिल जाती है। देखिए घने कोहरे का यहाँ पर निर्माण होगा, तभी तो यहाँ से एक जगह है, अच्छे सुनिएगा, टाइटैनिक जहाज नाम सुना होगा, यहां से निकला था। इस जगह का नाम कहलाता है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन टाइटैनिक जो जहाज था वो यूके देश के साउथहैम्पटन स्थान से निकला था 1912 में, और वो अपनी यात्रा की थी उसने इधर से इधर की और यहीं पर आते घने कोहरे का जहां निर्माण हुआ था, वही घने कोहरे में दिखा नहीं बर्फ और जाकर टकरा गया और अपनी पहली यात्रा में समाप्त हो गया था। उसका कारण है
अर्थात यहाँ पर घने कोहरे का निर्माण होना है इसके आसपास के क्षेत्र में। तो टाइटैनिक जहाज सन 1912 में अपनी पहली यात्रा में समाप्त हो गया था। उसकी शुरुआत हुई थी यात्रा की यूके देश के साउथहैम्पटन स्थान पर। पिक्चर आई है टाइटैनिक, वो बिल्कुल यही बात उसमें दर्शा रखी है। और यही जहाज अटलांटिक महासागर के पास में आगे होते हुए यूएसए जा रहा था, यूएसए देश से इधर, और मार्ग में यहाँ पर दिखा नहीं कोहरे कारण और बर्फ के चट्टान से जाकर टकराया और टूटकर समाप्त हो गया था। पानी भर गया था, डूब गया था। पिक्चर है, बड़ी अच्छे से बना रखी है। उसमें कारण यही है कि देखिए यहाँ पर जब गर्म और ठंडी जलधारा मिल रही है, घने कोहरे का निर्माण हुआ, दिखा नहीं बर्फ, और बर्फ दिखा नहीं तो यात्रा की अर्थात वहीं पर समाप्ति हो गई थी। जगह का नाम क्या कहलाता है? साउथहैम्पटन। एक जानकारी और सुन लीजिए, यहीं पर बता दे रहा हूं साउथहैम्पटन की। साउथहैम्पटन ही दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। नॉर्मली किसी भी स्थान पर एक बार में एक दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, लेकिन साउथहैम्पटन स्थान पर एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। क्यों आते हैं? मेरा टॉपिक आज नहीं दीजिए ओशियन टाइड्स, ज्वार भाटा टॉपिक, उसमें दर्शाऊंगा। लेकिन एक तथ्य याद रखिएगा, दुनिया का एकमात्र स्थान जहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, आने वाला स्थान कहलाता है साउथहैम्पटन स्थान। यह स्थान कहलाता है साउथहैम्पटन के नाम से, यूके देश का स्थान है। टाइटैनिक ने इसी जगह से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। टाइटैनिक जो था जहाज, उसने इसी जगह से यात्रा की शुरुआत की थी, साउथहैम्पटन स्थान से। शुरुआत यहां हुआ था, जा रहा था यूएसए देश। ठीक है, तो आगे समझिएगा। ये सारी बातें यहां तक समझ में आई। अब जरा और इंपॉर्टेंट बातें पुनः एक बार एक चित्र और दर्शाऊंगा, फिर आएंगे। यहां पर देखिए, ये समुद्री जलधाराएं जब ऐसे पहुंची यहां तक, लेकिन यहां तक पहुंचेगी अब किन पवनों का प्रभाव आ गया? पछुआ पवनों का प्रभाव आ गया है। यहां पर पवनें कौन सी चलने लग गई? पछुआ पवनें। पछुआ पवनों के बारे में, यहां पछुआ पवनों का प्रभाव आ गया। पछुआ पवनों का प्रभाव, तो जलधाराएं यहां से इधर की ओर गई और यहां पहुंची, यहां पहुंचती अब जलधाराएं, पछुआ पवनों का प्रभाव आया है। पछुआ पवनों के प्रभाव से क्या होगा, जरा सुनना। नोट सारा करवाऊंगा, लेकिन पहले अच्छे समझना है। गल्फ स्ट्रीम का कुछ भाग तो चला जाता है सीधा, लेकिन यहां पर कुछ पवनें कैसी चलती है? पछुआ पवनें चलती है, इधर से इधर की ओर। यहां से इधर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? पछुआ पवनें। इधर से इधर चलती है पवनें कहलाती है पछुआ पवनें। तो गल्फ स्ट्रीम का कुछ भाग तो सीधा चला जाता है, लेकिन कुछ भाग पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तो यहां से जलधारा का कुछ भाग तो चला जाएगा सीधा, और कुछ पछुआ पवनों के प्रभाव से, पछुआ पवनों की दिशा यही है, देखिए यहां से व्यापारिक पवनें चलती है, तो ऐसे चलती है पछुआ पवनें। तो पानी तो गुनगुना होगा, लेकिन ऊपर क्या होगी? भाप होगी वहां पर, क्योंकि गर्म व ठंडा जल जब मिलेगा तो क्या होगा? कोहरे का निर्माण हो जाएगा। नीचे जहाज पानी में चल रहा है, गर्म और ठंडा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर कोहरा है तो दिखाई नहीं देगा। यह बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। पानी तो गुनगुना था, लेकिन बर्फ भी तो खूब जमी रहती है आसपास, बर्फ पिघलती रहती है, और जब ठंड पड़ती है बर्फ सर्दियों में बर्फ जम जाती है, और गर्मियों में क्या होता है? बर्फ पिघलने लग जाती है, बर्फ पिघलेगी। तो यहां पर समझिएगा, इधर से इधर की ओर पछुआ पवनों के प्रभाव से, पछुआ पवनों के प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम का कुछ भाग तो सीधा चला जाता है, लेकिन कुछ भाग पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेगा यहां पर, तो जाकर टकराएगा यहां पर छोटे बड़े द्वीपों से। यूके देश और इसके निकट छोटे बड़े द्वीपों से जाकर टकरा जाता है। इस जलधारा का नाम कहलाता है उत्तरी अटलांटिक अपवाह जलधारा। अपवाह शब्द जब आता है, जब ये द्वीपों से जाकर टकराएगी तो गति क्या हो जाएगी? धीमे हो जाएगी। तो गल्फ स्ट्रीम का कुछ भाग सीधा चला जाता है, लेकिन कुछ भाग पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है। मार्ग में छोटे बड़े द्वीपों से टकराता है। टकराने के बाद इसमें गति क्या हो जाती है? धीमे। और गति धीमे हो जाएगी, नाम पड़ जाता है उत्तरी अटलांटिक अपवाह। अपवाह जब पड़ता है, जब गति धीमे हो जाती है, तो ये कहलाता है उत्तरी अटलांटिक अपवाह जलधारा कहलाती है। देखिए गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है, ये जाएगा यूरोप महाद्वीप के निकट, गर्म जल। तो यूरोप की जो ठंडी जलवायु है उसको गर्म करने में योगदान देगा। यूरोप की जो ठंडी जलवायु, ठंडा है, 0 डिग्री से दूर है, यूरोप महाद्वीप काफी ठंडा रहता है, लेकिन ये जब गर्म जलधारा यहां से प्रवाहित होगी तो ये क्या होगा? गर्म जलधारा जब प्रवाहित होगी, ये स्थान काफी अर्थात ठंडे का प्रभाव कम हो जाएगा।
जैसे हम सर्दियों में कंबल ओढ़ लेते हैं तो ठंड का प्रभाव कम हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी ठंड का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप की गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। ये इसी का पार्ट है, गल्फ स्ट्रीम का ही भाग, इसको कहते हैं यूरोप की गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। सर्दी के प्रभाव को कम कर दिया, नाम पड़ गया यूरोप की गर्म कंबल कहलाती है। आगे गई, यूके देश के द्वीपों से टकराती है। टकराने के बाद एक भाग इधर की ओर, दूसरा भाग इधर की ओर और तीसरा भाग इधर की ओर, 3 जलधाराओं में यहां पर बट जाता है। तो देखिए एक भाग यहां पर कहां है, एक भाग इधर की ओर चला जाता है आइसलैंड द्वीप के पूर्व दिशा में, दूसरा नॉर्वे देश के तट के सारे, तीसरा फ्रांस देश के तट के निकट। तो ये सारा यहां पर अब इन जलधाराओं के नाम देखिए। ये अगर जल मान लीजिए 20 डिग्री था तो जितना ध्रुवों की ओर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। 20 डिग्री था तो 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी इस आने वाले जल की तुलना में क्या होगा, गर्म। बस अंतर इतना है, पूरी ग्रीनलैंड की ठंडी बर्फ पिघल कर आ रही है, जबकि ये जाने वाला जल हमेशा क्या होगा, गर्म होगा। तो जाने वाला जल गर्म और आने वाला जल क्या होगा, ठंडा जल होगा। तो यहां पर इस जलधारा का नाम पड़ जाएगा नॉर्वे की ठंडी जलधारा, सॉरी नॉर्वे की गर्म जलधारा, नॉर्वे जलधारा। ये कहलाएगी नॉर्वे की जलधारा। देखिए नॉर्वे देश के तट के निकट में जा रही है, नाम पड़ जाएगी नॉर्वे की जलधारा। यहां पर जा रही है आइसलैंड द्वीप के पूर्व दिशा से, आइसलैंड के पूर्व दिशा से। इस जलधारा का नाम पड़ जाता है इर्मिंगर की जलधारा, इर्मिंगर जलधारा। तो उत्तरी अटलांटिक अफवाह जलधारा यूके देश के निकट छोटे बड़े द्वीपों से टकराकर 3 भागों में बढ़ जाती है। एक नाम कहलाता है इर्मिंगर जलधारा, दूसरा नॉर्वे की जलधारा और तीसरा यहां पर फ्रांस राष्ट्र के निकट में जो जलधारा प्रवाहित होती है नाम कहलाती है रेनेल जलधारा। यह जलधारा का नाम कहलाता है रेनेल की जलधारा के नाम से। यहां थोड़ा मैं इसमें ऊपर दर्शाऊंगा, ये द्वीप थोड़ा सा उत्तर दिशा में है। यहां द्वीप का नाम कहलाता है कनारी द्वीप के नाम से, यह द्वीप कहलाता है कनारी द्वीप। तो ये देखिए 3 भागों में बढ़ गई। उत्तरी अटलांटिक अफवाह जलधारा गर्म, ये जलधारा गर्म है तो ये भी जलधारा क्या होगी, गर्म, क्योंकि जाने वाला जल हमेशा गर्म, आने वाला जल हमेशा ठंडा होगा। तो यहां पर ये गर्म ठंडा जल, इर्मिंगर की जलधारा गर्म, नॉर्वे की जलधारा गर्म और रेनेल की जलधारा गर्म, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाला जल होगा वो हमेशा ठंडा जल होता है। लेब्राडोर की जलधारा पूरी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। अब यहां पर समझिएगा, एक समझ का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है यहां पर समझना। हमने पढ़ा था यहां पर सारा मरुस्थल, सारा मरुस्थल के निर्माण में कनारी की ठंडी जलधारा का योगदान देखा जाता है। हमने पढ़ा था, याद करिए, वही सारी बातें अब यहां पर काम आएगी। मरुस्थल टॉपिक भी अब थोड़ा सा समझ में यहां पर बढ़िया से आएगा। तो जरा देखेगा, एक उदाहरण यहां पर समझना। यहां से व्यापारिक पवनों की क्या होती है, यहां से चलती है इस प्रकार से, ये व्यापारिक पवनें चलती है 23.5 डिग्री से, ऐसे यहां से इनकी शुरुआत है। व्यापारिक पवनों की जब यहां से क्या होगी, जलीय भाग से यहां से शुरुआत होगी। ये व्यापारिक पवनें जब यहां से शुरुआत होगी तो यहां से जब शुरुआत हुई, इधर से अगर जल ऊपर से जलधारा हवाएं चल रही है, व्यापारिक पवनें, इधर से जल यदि व्यापारिक पवनें चल रहा है तो यहां से सबसे पहला जल हटा, यहां से कनारी द्वीप के निकट का जल क्या होगा, सबसे पहले हटेगा। हटा तो यहां पर क्या होगा, ऊपर का गर्म जल, समुद्र देखे पहले एक बात समझेगा, समुद्र में तापमान गिरता है कोई भी, ऊपर का जल गर्म होगा, नीचे का जल क्या होगा, ठंडा जल होगा। जितना नीचाई पर जाएंगे जल क्या होगा, ठंडा होता है। तो नीचे की ओर जल ठंडा होगा। रेनेल की जलधारा तो गर्म होगी क्योंकि इसी जलधारा का भाग है, ये क्या होगा, गर्म। तो क्योंकि उत्तरी अटलांटिक अफवाह जलधारा गर्म है तो इर्मिंगर, नॉर्वे, रेनेल तीनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं कहलाती है। अब यहां पर मेरा उदाहरण था, मैंने जैसे कहा था समुद्र के ऊपर पर तापमान गिरेगा तो ऊपर का जल गर्म होगा, नीचे का जल क्या होगा, ठंडा जल होगा। तो सेम बात, ऊपर का यदि मैं गर्म जल हटा दूं तो नीचे से ठंडा जल, अगर यहां पर गर्म जल है, तापमान गिर रहा है, मैं यहां से अचानक जल हटाता हूं तो नीचे का ठंडा जल क्या होगा, ऊपर आएगा।
तो यहां से जब जल हटाया तो ऊपर, नीचे से जल क्या होगा, ऊपर आएगा। तो बिल्कुल सेम बात यहां पर ही, व्यापारिक पवनों की जब यहां से शुरुआत हो रही है तो यहां से गर्म जल क्या होगा, हटेगा, और यहां से जब गर्म जल हटा तो नीचे का ठंडा जल क्या होगा, ऊपर आएगा, और यही नीचे से ठंडा जल ऊपर आने के बाद आगे की ओर बढ़ेगा, जलधारा कहलाती है। यहां पर एक गर्म जलधारा बनेगी, सॉरी ठंडी जलधारा बनेगी। इस ठंडी जलधारा का नाम कहलाता है कनारी की ठंडी जलधारा। ब्लैक में दर्शाइए, देखिए कनारी की ठंडी जलधारा। और ये रेनेल की जलधारा जब आगे आके इससे आसपास मिलेगी तो रेनेल की जलधारा आगे जाएगी, यहां पर एक फिर से घने कोहरे का और यहां पर निर्माण हो जाएगा, नाम कहलाता है डागर बैंक के नाम से जाना जाता है। यहां पर बनेगा डागर बैंक मछली पालन क्षेत्र। यह बात समझ में आई होगी, क्योंकि यहां जब व्यापारिक पवनों की शुरुआत होगी कनारी द्वीप के निकट से तो यहां का ठंडा जल क्या होगा, गर्म जल तो हट जाएगा, नीचे का ठंडा जल ऊपर आएगा, और वही ठंडा जल ऊपर आकर आगे की ओर बढ़ेगा, नाम कहलाता है कनारी की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। और यही कनारी की ठंडी जलधारा जब आगे बढ़ेगी और जाकर गर्म उत्तरी विश्वती जलधारा मिल जाती है और घड़ी के सुई के दिशा में यहां पर चक्र का निर्माण होता है। क्लॉकवाइज यहां पर चक्र बनेगा और यही क्लॉकवाइज चक्र का नाम कहलाता है घड़ी के सुई के दिशा में चक्र उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो देखिए रेनेल की जलधारा गर्म। अब ये जो मछली पालन क्षेत्र बना है, इसी मछली पालन क्षेत्र का नाम कहलाता है डागर बैंक कहलाता है। यहां जो मछली पालन क्षेत्र बना है, इस मछली पालन क्षेत्र का नाम कहलाता है डागर बैंक के नाम से जाना जाता है। तो डागर बैंक मछली पालन क्षेत्र, यहां पर निर्माण होता है गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से। ठंडी जलधारा कनारी और गर्म में रेनेल की जलधारा मिलने से एक मछली पालन क्षेत्र बनता है, नाम कहलाता है डागर बैंक। तो अटलांटिक महासागर में डागर बैंक और ग्रैंड बैंक मछली पालन क्षेत्रों का विकास होता है। ये अब मेरा यहां पर चक्र पूरा हुआ। सिस्टम यहां जो दर्शाया ये कहलाता है, देखिए मैं इसका जरा नाम थोड़ा सही कर रहा हूं, नजदीक में कर रहा हूं, एक चीज और दर्शाऊंगा इसीलिए। एंटीलीज जल धारा। यहां पर एक खास बात समझेगा, अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों बीच में, अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों बीच में, यहां पर अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य में एक सागर है। सागर का नाम कहलाता है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर। अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य में एक तटविहीन सागर है जिसका कोई भी तट नहीं है। तटविहीन सागर, तट तो अटलांटिक का है, तटविहीन सागर है, सागर का नाम कहलाता है सारगेसो सागर या सारगेसो प्लवक। प्लवक का या प्लैंकटन, सारगेसो प्लवक की प्रधानता पाई जाती है। सारगेसो प्लवक यहां पर भारी मात्रा में पाया जाता है, नाम कहलाता है सारगेसो सागर कहलाता है। लवणता खूब पाई जाती है, समुद्री लवणता यहाँ बहुत ज्यादा है, पानी बहुत खारा है यहाँ का, नाम कहलाता है सारगेसो सागर। तो कई बार आता है सारगेसो सागर कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य में। विश्व का एकमात्र तटविहीन सागर जिसका कोई भी तट नहीं है। तट नहीं है कोई भी, क्योंकि तट तो अटलांटिक महासागर का है, इस सागर का कोई भी तट नहीं है, नाम कहलाता है सारगेसो सागर। सारगेसो प्लवक पाया जाता है। तटविहीन मतलब इसकी कोई भी तट नहीं है, बाउंड्री नहीं, भूमि नहीं है, यहाँ पर समुद्र के बीचों बीच का सागर है। काई जैसी उगी भी है यहाँ पर बहुत सारी, नाम है सारगेसो सागर प्लवक जिसे हम कहेंगे। सारगेसो प्लवक की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। सारगेसो पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री घास। समुद्री घास इसका शाब्दिक अर्थ है। तो घास जैसी उगी होती है, प्लवक होता है, नाम पड़ गया सारगेसो सागर कहलाता है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने चर्चा कर दी। क्लॉकवाइज यहाँ पर चक्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो चक्र बना वो कैसा है, क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के दिशा में चक्र का निर्माण हो रहा है। ये सबसे जटिल दुनिया का तंत्र है, अर्थात समुद्री जलधाराओं का जितनी पढ़ाऊंगा उनमें सबसे भारी वाला मैंने आपके सामने समझा दिया है। समय भी हो गया, यहाँ पर 1-2 मिनट का समय और बचा है। तो देखिए उत्तरी विश्वते जलधारा गर्म, एंटीलीज की जलधारा गर्म, केनी की जलधारा गर्म, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म, गल्फ स्ट्रीम की गर्म, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी, पूरी ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी, और हिर्मिंगर, नॉर्वे और इधर रेनेल की जलधारा गर्म, और जबकि कनारी की जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है।
ये सभी ठंडी जलधाराएं यहाँ पर पाई जाती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी समुद्री और गर्म समुद्री जलधाराएं। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए, प्रश्न करिए कोई हो तो। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई होगी सारी। तो देख, कनारी की जलधारा इसलिए ठंडी है क्योंकि व्यापारिक पवनों की शुरुआत होगी, गर्म जल हटा देगा ऊपर का, तो नीचे का ठंडा जल ऊपर आएगा, अपवेलिंग कहते हैं, और ये ठंडा जल ऊपर आकर आगे की ओर बहेगा, नाम कहलाएगा कनारी की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। मिक्स होने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सरल है। आप ये कहेंगे तो फिर बच्चा समझ में नहीं आ पाएगा, मिक्स हो रहा है सर, कंफ्यूज हो रहा है। ये नहीं, बिल्कुल क्लियर है, एकदम चित्र से बताया है, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे से चित्र देखे सारी बातें समझ में आ जाएगी। चित्र इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसमें कच्चा चिट्टा समझ में नहीं आएगा, टेक्निकल होगा तभी बात समझ में आएगी। कच्चा चिट्टा यहां पर समझ में नहीं आ पाएगा। समय हो गया है, कल आएंगे तब इसके बारे में और हम डिटेल से वर्णन करेंगे, सारी बातें लिख डालेंगे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधाराएं घड़ी के सुई के दिशा में चक्र को पूरा करती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण करती है। दक्षिण में होगा वो तंत्र थोड़ा सरल होगा। ये सबसे जटिल वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ये समझ में आ गया तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। पता कैसे चलता है? क्योंकि यहां पर जहां जहां तक प्लवक फैली है वहां तक लगभग इसकी बाउंड्री होगी। अंदाजे से जहां जहां प्लवक फैली है वही इसकी बाउंड्री होगी, नाम कहलाती है सार्गेसो सागर। एनसीईआरटी पढ़ लें, चाहे बेस्ट बुक आती है सविंदर सिंह पढ़ लें, चाहे आप मान लीजिए इसमें वो किताब पढ़ लीजिए, आप कौन सी, DS लाल की समुद्र विज्ञान पर, उसमें भी इस क्रम से नहीं लिख रखा है। ये मेरा केवल एक समझाने का तरीका है। ऐसा सविंदर सिंह, DS लाल, एनसीईआरटी कहीं पर भी नहीं लिख रखा है। जिस सिस्टम से मैंने आपको समझाया, जिस क्लैरिटी से चित्र बनाकर दर्शाया, किताबों में कहीं भी नहीं है। इसलिए यहां पर आज लाइव क्लासों का इंपॉर्टेंस है। लाइव क्लास आज की बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो टॉपिक और कहीं पर भी इस स्टाइल में अच्छी किताबों में कहीं पर भी नहीं दे रखा है। चाहे तो आप ट्राई मारिएगा, कोई भी किताब में ऐसा वर्णन नहीं है। अच्छे से इसको समझना, कल फिर से चर्चा करेंगे। कनारी नहीं है, कनारी सिंपल है। देखिए, यहां से जब हवाएं चलेगी, व्यापारिक पवनों की शुरुआत होगी। शुरुआत जब यहां से हुई तो यहां का गर्म जल पहले हटेगा, यहां से गर्म जल हटेगा तो नीचे से ठंडा जल क्या होगा, ऊपर आएगा, और यही नीचे ठंडा जल ऊपर आकर फिर हवाओं के साथ में आगे बढ़ेगा जलधारा के रूप में, नाम कहलाएगी कनारी की ठंडी जलधारा के नाम से। ये कहलाती है कनारी की ठंडी जलधारा। अपवेलिंग होगी, यहां पर पानी नीचे से ऊपर की ओर ठंडा आएगा और शुरुआत होगी, नाम कहलाती है कनारी की ठंडी जलधारा। DR खुल्लर की बुक पढ़ें, लेकिन उस बुक में भी ऐसा वर्णन नहीं होगा। इसलिए आज कोचिंग में जो लाइव पढ़ रहे हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस है आज उसकी। ठीक है, कल आएंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।